हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने दो सदिश राशियों का अदिश गुणा जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, कैसे हम लोग करते हैं, वो डिस्कस कर लिया था। अब आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी दो सदिश राशियाँ हैं अपने पास, तो उनका हम और किस तरीके से गुणन जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए, पहला जो हमने गुणन पढ़ा था वो था दो सदिश राशियों का अदिश गुणा, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था, अदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोला था। अब दूसरा जो अपने पास गुणा है वो है सदिश गुणन, यानी वेक्टर प्रोडक्ट, और इसको एक नाम और से भी बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ध्यान हो तो उसको हमने डॉट प्रोडक्ट बोला था, तो हमने क्या किया था, दो सदिश राशियां हैं, दोनों के बीच में डॉट का चिन्ह हमने लगा दिया था। इसका मतलब उन दोनों का कौन सा गुणा हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है। अब अगर दो सदिश राशियों के बीच में हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हम दोनों सदिश राशियों का सदिश गुणन करते हैं। अब सदिश गुणन जो है वो होता क्या है कि यदि किन्हीं दो सदिश राशियों को इस प्रकार गुणा किया जाए कि उनका परिणामी एक सदिश राशि प्राप्त हो, तो ऐसा गुणन सदिश गुणन कहलाता है। सदिश गुणन कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी दो सदिश राशियां हैं, अगर मुझे उसे गुणा करना है तो गुणा करने पर अगर उनका परिणामी भी एक सदिश राशि ही आए तो ऐसा गुणन जो है वो क्या कहलाता है, सदिश गुणन या क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। अब गुणा जो है वो किस प्रकार से करते हैं, तो मान लो आपके पास कोई दो सदिश राशि हैं ए और बी, और ए और बी का आपको सदिश गुणा करना है। तो ए और बी का सदिश गुणा का जो परिणामी है वो मैं क्या लिखूंगा, ए सदिश बी सदिश, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, गुणा कौन सा कर रहे हैं, सदिश गुणन, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो बीच में चिन्ह किसका लगा दो, क्रॉस का। इसका मतलब हम सदिश गुणन जो है वो कर रहे हैं। अब ए क्रॉस बी जो है, ये ए क्रॉस बी होता क्या है, जैसे हमने ए डॉट बी को क्या लिखा था, ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा, वैसे ही ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा। क्या हो गया, ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा, और साथ में आता है एन केप। अब एन केप का मतलब हो गया कि ये एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का काम क्या होता है, दिशा को दर्शाना। तो हमने बोल दिया कि सदिश राशि प्राप्त होती है, तो ये जो है ये तो एक अदिश मान है, ये जो है वो तो एक अदिश मान है, यानी केवल परिमाण है। अगर मैं परिमाण को दिशा से गुणा कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगी, मेरे पास सदिश राशि बन जाएगी। तो ए क्रॉस बी जो होता है उसका मान कितना होगा, ए बी साइन थीटा एन केप। अब यहाँ से देखो कि अगर ए क्रॉस बी का आपको परिमाण चाहिए, परिणामी का परिमाण चाहिए, तो परिमाण अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूँगा ए का परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा, और एन केप का परिमाण कितना होगा, एन केप एक इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। तो अगर सदिश गुणा का परिणामी का परिमाण हमें देखना है तो वो परिमाण
कितना हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि ये सदिश राशि प्राप्त होती है, तो सदिश राशि का परिमाण तो ये हो गया, लेकिन एन कैप की हम लोग बात करें तो एन कैप जो है वो एक दिशा दर्शाने वाला इकाई सदिश है। एन कैप जो है वो क्या है, एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी यानी जो परिणामी है की दिशा दर्शाता है, की दिशा दर्शाता है। ठीक है, अब ए क्रॉस बी जो अपने पास है सदिश राशि, इसकी दिशा कैसे दर्शाएंगे, तो दिशा दर्शाने के लिए आपको एक चीज़ जो है वो देखनी है कि जो अपने पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जो है इसके बारे में आपको दो चीज़ें जो हैं वो हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली क्या, दिशा से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी की दिशा सदैव ए तथा बी के दिशा के लंबवत होगी। ए और बी दोनों की दिशा की क्या होगी, लंबवत होगी। यानी मैं अगर इसके परिणामी की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि इसका परिणामी है आर, तो आर की जो दिशा है वो ए के भी तल के लंबवत होगी और बी के भी तल के क्या होगी, लंबवत होगी। कि के तल की बात कर लेते हैं हम लोग, दिशा को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, बी के तल के लंबवत होगी। यानी जिस तल में ए है, जिस तल में बी है, दोनों के तल के लंबवत जो है वो किसकी दिशा होगी, ए क्रॉस बी की दिशा होगी। दूसरी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ए क्रॉस बी यानी जो आर है अपने पास, इस आर की दिशा, आर की दिशा पेच के नियम या दाहिने हाथ के नियम से दी जाती है, दाहिने हाथ के नियम से दी जाती है। अब दाहिना हाथ का नियम क्या होता है, पेच का नियम जो है वो क्या होता है, तो इसके लिए देखो, जैसे अपने पास कोई दो सदिश है, ठीक है, ये तो है अपने पास ए सदिश और ये इधर है अपने पास बी सदिश, ठीक है। अब ए सदिश से बी सदिश की तरफ मैं अगर जाऊं, ए सदिश से बी सदिश की तरफ अगर मैं जाऊं, तो देखो पेच का नियम क्या होता है, ए सदिश से बी सदिश की तरफ अगर मैं जाऊं तो देखो पेच का नियम क्या होता है कि इसके ऊपर मैं पेच को रख देता हूं, ठीक है। अब पेच को मैं क्या कर रहा हूं कि इस दिशा के अनुदिश घुमा रहा हूं, इस दिशा के अनुदिश। तो इस दिशा के अनुदिश अगर मैं पेच को घुमाऊंगा, जो स्क्रू वाला पेच होता है ना, उस पेच को अगर मैं यहाँ पर रख कर घुमाता हूँ, तो यहाँ पर रख कर घुमाने पर वो पेच जो है वो क्या अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा। अंदर तो कब जाएगा, मैं जब मैं इस तरीके से इधर ऐसे घुमाऊं तब वो अंदर की तरफ जाएगा। अगर मैं उल्टी तरफ इस तरीके से घुमाऊं, जिस तरह से ये घूम रहा है, तो इस तरीके से घुमाने पर वो किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा। तो बाहर की ओर जो दिशा आ रही है, इसके अनुदिश मैं बताऊंगा कि ए क्रॉस बी की जो दिशा है वो इन दोनों के तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब दाहिने हाथ का नियम कौन सा होता है कि ये जैसे अपने पास हाथ हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इस हाथ की अंगुलियों को ए से बी की तरफ घुमाऊं, इस हाथ की अंगुलियों को ए से बी की तरफ घुमाऊं, तो जो अंगूठा है वो अंगूठा ए क्रॉस बी के परिणामी की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से अंगुलियों को घुमाया तो जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, ए क्रॉस बी की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये दाहिने हाथ का नियम हो गया। अब अगर इसकी दिशा को हम लोग उल्टा कर दें, हम लोग बोल दें बी से ए, ठीक है, ए क्रॉस बी की जगह हम लोग देख लें बी क्रॉस ए,
ठीक है। तो B क्रॉस A जब मैं देखूंगा तो मैं अंगुलियों को जो है वो इस तरीके से घुमाऊंगा। अब अंगुलियों को मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैंने अंगुलियों को घुमा दिया तो अंगूठा जो है वो किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। तो अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर दिशा हो गई किसकी, B क्रॉस A की। A से B की तरफ जाए तो A क्रॉस B, B से A की तरफ आए तो B क्रॉस A हो जाएगा। तो R की जो दिशा है या A क्रॉस B की जो दिशा है वो पेच के नियम या दाहिने हाथ के नियम से दी जाती है। चलिए अब इसके हम लोग गुण देखते हैं कि गुण जो हैं वो क्या क्या होते हैं सदिश के। यहाँ से हम लोग एन कैप जो है अपने पास इकाई सदिश, इसका मान भी देख सकते हैं। एन कैप जो इकाई सदिश है इसका मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कैलकुलेट करो तो मैं लिखूँगा A क्रॉस B अपॉन में कितना बन जाएगा अपने पास, A B साइन थीटा। अब इस एन कैप के बारे में क्या कह सकता हूँ कि एन कैप एक ऐसा इकाई सदिश है जो A व B दोनों के तल के लंबवत है। यानी कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि एक सदिश ऐसा ज्ञात करो, ठीक है, जो A सदिश के भी लंबवत है और जो B सदिश के भी लंबवत है। तो A सदिश के भी लंबवत है और B सदिश के भी लंबवत है, तो ऐसा इकाई सदिश क्या हो जाएगा आपके पास, एन के बराबर दोनों सदिशों का सदिश गुणा बटे में A का मापांक B का मापांक साइन थीटा हो जाएगा। चलिए गुण की अब हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि A क्रॉस B का मान जो है वो किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं। सदिश गुणन के नियम या सदिश गुणन के गुण, ये गुण जो हैं वो अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, पहला जो गुण है वो क्या लिखेंगे हम लोग कि सदिश गुणन जो है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो क्रम विनिमयता का नियम जो है वो अपने पास क्या था कि अगर मैं A क्रॉस B निकालूं, ठीक है, और B क्रॉस A निकालूं तो क्या दोनों बराबर आएंगे या दोनों बराबर नहीं आएंगे। तो मैं अगर A क्रॉस B और B क्रॉस A की बात करूं तो देखो A क्रॉस B जो है इसकी दिशा जो है वो क्या होगी, A व B के तल के लंबवत। अभी हमने दिशा देखी थी A क्रॉस B की, तो A क्रॉस B की हमने दिशा देखी थी, तो वो देखो ये A ये वाला B, ठीक है। अब मैं A क्रॉस B करूँगा तो इधर जाना पड़ेगा, A क्रॉस B करूँगा तो जो दिशा आएगी वो किधर आएगी, ऊपर की ओर तल के लंबवत, ठीक है। अगर मैं B क्रॉस A करूँ तो B क्रॉस A इधर, तो दिशा जो है वो क्या आएगी अपने पास, तल के लंबवत अंदर की ओर। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी बराबर नहीं होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे। और दोनों बराबर नहीं होंगे तो मैं क्या बोलूँगा कि सदिश गुणन क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। लेकिन अगर मैं इस सदिश राशि में से दिशा हटा दूं,
अगर इस सदिश राशि में से दिशा हटा दूं, क्योंकि दिशा की वजह से ही दोनों अलग अलग हो रहे थे, तो अगर दिशा हटा दूं यानी केवल परिमाण की हम लोग बात करें तो परिमाण जो है वो दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का परिमाण जो है वो क्या होता है, बराबर। लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सदिश के अंदर दोनों बराबर नहीं होते, दिशा उल्टी होती है। तो अगर मुझे बराबर के तौर पर इसको लिखना होगा तो मैं कहूँगा दिशा जो है वो विपरीत होती है, यानी ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा माइनस का बी क्रॉस ए, इसके ये बराबर हो जाएगा। माइनस का आ गया यानी दिशा क्या हो गई, परस्पर विपरीत हो गई। तो पहली चीज क्या है, क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करता। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड जो अपने पास इसका गुण होता है वो क्या होगा, वितरण नियम हमने पढ़ा था। तो वितरण नियम का ये पालन करता है या नहीं करता। तो वितरण नियम जो है वो अपने पास क्या था कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमने जैसा डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखा था, ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस ए क्रॉस सी। अब इसके अंदर ध्यान रखना, क्रम अगर यही रह रहा है तो ये ये वितरण नियम लग रहा है, लेकिन अगर क्रम आपने यहाँ पर उल्टा कर दिया तो वितरण नियम यहाँ पर नहीं लगेगा। तो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि सदिश गुणन जो है वो नहीं लगेगा। तो इसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि सदिश गुणन जो है वो वितरण नियम का पालन करता है, यानी ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है। थर्ड नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो तीसरी जो अपने पास गुण होता है सदिश गुण। अब अगर हम लोग अधिकतम और न्यूनतम मान की बात करें, सदिश गुणन के अधिकतम और न्यूनतम मान की बात करें तो सदिश गुणन का अगर अधिकतम मान देखें हम लोग, सदिश गुणन का अधिकतम मान, तो सदिश गुणन का जो अधिकतम मान है वो कितना हो जाएगा। पहले तो सदिश गुणन हम लोग देखते हैं क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक साइन थीटा और साथ में क्या आ गया एन के। ठीक है। अधिकतम मान के लिए अगर मैं परिमाण देखूं तो परिमाण के अंदर एन केप का परिमाण कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखो ए क्रॉस बी का मान किस पर निर्भर कर रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है, बी पर निर्भर कर रहा है साइन थीटा पर। लेकिन ए और बी तो पहले से ही धनात्मक है क्योंकि इनका परिमाण है, दोनों डंडे लगा दिए, मापांक लगा दिया इनके। केवल साइन थीटा ऐसा है जो पॉजिटिव या नेगेटिव है या जीरो हो सकता है। तो अगर हम अधिकतम मान की बात कर रहे हैं तो सदिश गुणन अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा अधिकतम हो। तो ए क्रॉस बी कब अधिकतम, जब साइन थीटा अधिकतम हो। और साइन थीटा का जो अधिकतम मान है वो कितना होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1। और कितने कोण पर होता है, 90 डिग्री के कोण पर होता है। तो 90 डिग्री के कोण पर साइन थीटा का अधिकतम मान अगर 1 हो गया तो मैं कहूँगा ए क्रॉस बी जो है इसका मान हो जाएगा अधिकतम। और अधिकतम कितना, तो अधिकतम मान की अगर हम लोग बात करें तो वो हो जाएगा ए का मापांक बी का मापांक और साथ में क्या आ जाएगा एन के। ये अपने पास आ गया ए क्रॉस बी का अधिकतम मान। कब होता है, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो सदिश गुणन का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूनतम मान की, सदिश गुणन का न्यूनतम मान। अब न्यूनतम मान की अगर हम बात करें तो वही है अपने पास कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है,
ए का मापांक, बी का मापांक, साइन थीटा और एन के, चलो परिमाण ले लेते हैं। ए क्रॉस बी का परिमाण तो क्या हो जाएगा, ए का मापांक, बी का मापांक और साइन थीटा। अब वही चीज़ ए क्रॉस बी का अधिकतम या न्यूनतम मान होना किस पर निर्भर करता है, साइन थीटा पर। साइन थीटा जब अधिकतम था तो मान अधिकतम हो गया, साइन थीटा जब न्यूनतम होगा तो मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो साइन थीटा का न्यूनतम मान जो है वो कितना हो सकता है, तो साइन थीटा का न्यूनतम मान हो सकता है -1। कितना हो सकता है, -1। कब होगा, जब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तब साइन थीटा क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो साइन थीटा जब न्यूनतम होगा तो ए क्रॉस बी जो है, इस ए क्रॉस बी का न्यूनतम मान होगा कितना, तो ए क्रॉस बी का न्यूनतम मान हो जाएगा माइनस का ए का मापांक, बी का मापांक और एन के। ये हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी का न्यूनतम मान, ए का मापांक, बी का मापांक और एन के। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन में अब मैं बताने जा रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। कैसे कि अधिकतम मान हो गया, न्यूनतम मान हो गया। अब अगर हम बात करें सदिश गुणन के शून्य मान की, तो सदिश गुणन का मान जो है वो शून्य कब होगा, तो शून्य कब होगा वो तो हमें पता है, जब ए क्रॉस बी के अंदर जो साइन थीटा आ रहा है अपने पास, उस साइन थीटा का मान जब 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि मान जो है सदिश गुणन का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा का जो मान है वो 0 कब होता है, तो साइन थीटा का जो मान 0 है वो होता है थीटा बराबर 0 डिग्री पर। अब थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि यदि सदिश ए व बी परस्पर समांतर हों, परस्पर समांतर हों, तो उनके सदिश गुणन का मान, उनके सदिश गुणन का मान शून्य होगा, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। साइन थीटा का मान 0 बन जाएगा तो ए क्रॉस बी जो है इसका मान भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सदिश गुणन अब शून्य कब होता है, अदिश गुणा शून्य कब होता है, अदिश गुणा शून्य होता है जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, दोनों सदिश जो हैं वो क्या हों, परस्पर लंबवत हों। तो दोनों सदिश अगर परस्पर लंबवत होंगे तो मैं बोलूँगा कि ए क्रॉस ए डॉट बी का मान जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन ए व बी अगर समांतर हैं तो ए क्रॉस बी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, पाँच तक हो गए हैं अपने पास। चलिए 6 नंबर पॉइंट जो है इसकी बात करें। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है, किसी सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणन सदैव शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। यानी कोई सदिश अपने पास ए है,
ठीक है। और a का अगर मैं a के साथ ही सदिश गुणा निकाल रहा हूं तो वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। अब शून्य जो है वो क्यों होता है, तो अगर मैं लिख लूं कि a क्रॉस a, यानी a और a का क्या कर दिया हमने, सदिश गुणा कर दिया। तो a और a का यानी a और a का क्या कर दिया हमने, सदिश गुणा कर दिया। तो a और a का सदिश गुणा कितना, a का मापांक a और a के बीच का जो कोण है यहाँ पर वो, और n के। अब a और a की बात करें तो a सदिश दोनों एक ही है, ठीक है, और दोनों एक ही हैं तो मैं बोल दूं ये वाला जो है वो a सदिश है, ठीक है। तो a सदिश तो यही है। अब अगर ऐसा ही हम एक और सदिश ले रहे, a सदिश ही हमने फिर से ले लिया, तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो है वो एक और a सदिश है, ये लिख दिया। दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, तो दोनों एक ही तरीके के हैं, एक से ही है, सारा कुछ एक सा ही है, तो थीटा का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 होते ही मैं बोलूँगा a क्रॉस a जो है उसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसी सदिश का स्वयं का साथ जो सदिश गुणा है वो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि i क्रॉस i अगर हम लोग निकालें तो i क्रॉस i का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे i का मापांक साइन थीटा n केप, यही लिखेंगे सूत्र के अंदर। चलिए i क्रॉस i जो है तो हमने लिख दिया i का मापांक 1 क्योंकि इकाई सदिश है। थीटा i और i के बीच का कोण, तो i और i के बीच का कोण ib प्लस एक्स दिशा के अनुदिश, दूसरा ib प्लस एक्स दिशा के अनुदिश, तो दोनों के मध्य कोण कितना बन गया, 0। तो दोनों के बीच में कोण जो है वो 0 बन गया, तो हमने लिख दिया कि 0 साइन 0 कितना होता है, 0, यानी i क्रॉस i का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके की अगर हम लोग बात करें j क्रॉस j की, तो j क्रॉस j यानी दोनों सेम आ गए, तो मान कितना हो गया, 0। तीसरी बात हम लोग कर लें k क्रॉस k की, तो k क्रॉस k का मान जो है वो भी कितना आ गया, 0। तो कोई भी दो समान सदिश हों तो उन दोनों समान सदिशों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यानी सदिश गुणा जो होता है वो कितना हमें मिलता है, 0 मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 7 नंबर पॉइंट, ये तो अपने पास हो गया उसका उसके साथ, ठीक है, एक सदिश का उसी के साथ सदिश गुणा। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि इकाई सदिश जो होते हैं अभिलंबवत वाले यानी i j और k, इनकी अगर हम लोग बात करें i j और k की, कब बात करें, जब दोनों अलग अलग हों। अभिलंबवत इकाई सदिश के लिए, अभिलंबवत इकाई सदिश के लिए, तो अभिलंबवत इकाई सदिश के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे कि आपको बोल दे कि i क्रॉस j का मान कितना हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, i का मापांक, j का मापांक, साइन i और j के बीच का जो कोण है वो कितना होता है, तो i और j के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, और ये आ गया n केप। तो i क्रॉस j जो है इसका मान, i का मान कितना, 1, j का परिमाण भी 1, साइन 90 1, और साथ में क्या बच गया अपने पास है, n केप, यानी i क्रॉस j बराबर हो गया n केप, ठीक है। अब देखो अगर मुझे i क्रॉस j का केवल परिमाण चाहिए, i क्रॉस j का केवल क्या चाहिए, परिमाण चाहिए कि इसका परिमाण कितना हो गया, तो परिमाण तो कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि n केप एक इकाई सदिश है और इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है, 1। लेकिन अगर हमें दिशा भी चाहिए तो हमने क्या कहा कि n केप जो होता है यानी जो दिशा को निरूपित करता है किसकी, सदिश गुणन की, ठीक है। तो सदिश गुणन की जो दिशा है वो जिन दोनों सदिशों का सदिश गुणा हो रहा है उन दोनों के तल के लंबवत होती है, यानी
एन केप की जो दिशा है या आई क्रॉस जे की जो दिशा है वो आई के भी तल के लंबवत होगी और जे के भी तल के लंबवत होगी। तो आई और जे दोनों के तल के लंबवत क्या होता है, तो हम लोग बात करें अगर यहाँ पर, तो ये इधर होता है अपने पास जे केप, इधर होता है आई केप और के केप होता है इस तरीके से, ठीक है, जिसे हम लोग डॉटेड लाइन से बना देते हैं के केप। अब हमें करना है आई के भी लंबवत होना चाहिए और जे के भी लंबवत होना चाहिए। तो आई और जे दोनों के लंबवत कौन सा होता है, के केप। के केप जो है वो इस तरीके से होता है। तो ये देखो आई के भी लंबवत हो गया और जे के भी क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसका जो आंसर है अपने पास वो क्या बन जाएगा कि आई क्रॉस जे जो है वो क्या बन गया अपने पास, के केप बन जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें जे क्रॉस के की, जे क्रॉस के की, तो जे क्रॉस के जो है वो भी क्या हो जाएगा, एन केप के इक्वल हो जाएगा। अब जे क्रॉस के का परिमाण जो है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। लेकिन इसकी दिशा अगर हमें बतानी हो तो हम क्या कहेंगे कि जे क्रॉस के का जो परिणामी है उसकी दिशा हमेशा जे व के तल के लंबवत होगी। तो जे और के तल के लंबवत के जो है वो इस तरीके से, जे ये रहा आपके पास, आई ये रहा, ठीक है, ये रहा आपके पास के और ये रहा आपके पास जे। तो इन दोनों के परिणामी जो आएगा वो इन दोनों के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। इन दोनों के लंबवत कौन है, तो आई जो है वो जे के भी लंबवत है और के भी क्या है, लंबवत है। तो अपने पास जे क्रॉस के जो है उस जे क्रॉस के का जो मान है वो किसके इक्वल आ गया अपने पास है, आई के इक्वल है आ गया है। चलिए जे क्रॉस के का जो मान है वो किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें के क्रॉस आई की, तो के क्रॉस आई की बात करें तो के ये रहा अपने पास, आई ये रहा, दोनों के लंबवत कौन है, जे है, तो जे आ गया अपने पास। अब इसको ध्यान रखने की एक ट्रिक होती है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है, उससे हम लोग इजी से कोई भी क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं बिना टाइम लगाए। कैसे, मैंने यहाँ पर बना दिया एक इस प्रकार का गोला, यहाँ पर हमने लिख दिया आई केप, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया जे केप और यहाँ पर हमने लिख दिया के केप और दिशा ले ली ये वाले, ठीक है। अब अगर मैं ये फाइंड कर रहा हूँ क्या, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे जो है वो अगले पद के बराबर हो जाएगा। आई क्रॉस जे जो है वो अगले पद के बराबर हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो गया, के केप के बराबर हो गया। अगर मैं फाइंड कर रहा हूँ जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो उससे आगे वाले पद के बराबर हो जाएगा किसके, आई केप के, ठीक है। अगर मैं के क्रॉस आई निकाल रहा हूँ तो के क्रॉस आई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जे केप के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं उल्टा चलूँ इसके अंदर, उल्टा चलें कैसे, अगर मैं निकालूं आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के जब मैं इस गोले की विपरीत दिशा में जाऊंगा तो विपरीत दिशा में जाने पर आपको लगा देना है माइनस का चिन्ह। जैसे ही मैं जाऊंगा तो विपरीत दिशा में जाने पर आपको लगा देना है माइनस का चिन्ह। जैसे अगर मैं देखूं जे क्रॉस आई की बात करूं, जे क्रॉस आई की बात करूं, तो जे क्रॉस आई जो है वो क्या हो गई, विपरीत दिशा हो गई, इसकी विपरीत दिशा हो गई। तो आंसर जो है वो तो क्या आएगा, के ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अगर मैं बात कर लूँ के क्रॉस आई की, तो के क्रॉस आई कितना हो जाएगा, देखो के क्रॉस आई बिल्कुल सीधी दिशा है, हम ले लेते हैं आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के अगर हम लें तो विपरीत दिशा, तो आंसर तो जे के पी आएगा, बचा हुआ ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, वो ऋणात्मक आएगा। तो हमें अगर इस गोले के विपरीत दिशा में जाना है तो विपरीत दिशा में जाने पर आप लोग माइनस ले लोगे। और ये माइनस क्यों आता है, क्योंकि एक दिशा तो होती है ऊपर की ओर और दूसरी दिशा कौन सी होती है, नीचे की ओर। तो के की बात करें तो एक दिशा जो नीचे की ओर है उसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है, ठीक है। तो जे
क्रॉस आई पूछे या फिर आई क्रॉस जे पूछे, या फिर आपको बोल दे के क्रॉस में जे, तो के क्रॉस जे बोलेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। तो इस गोले को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके अनुसार कोई भी आई क्रॉस जे बोले, जे क्रॉस के बोले, के क्रॉस आई बोले, आई क्रॉस के बोले, के क्रॉस जे बोले, जे क्रॉस आई बोले, तो वो वैल्यू जो है वो सारी हम लोग देख सकते हैं केवल इस गोले के आधार पर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए छापिए इसे। नेक्स्ट 8 नंबर की अगर हम बात करें तो अगर हमें घटकों के रूप में सदिश दे रखा हो, यदि दो सदिश जिनका हम लोग गुणा करें वो दोनों सदिश जो है वो घटकों के पदों में हो, तो अगर घटकों के पदों में हो तो उनका गुणा कैसे करें। जैसे हम लोगों ने बोल दिया कि एक कोई ए सदिश है और ये ए सदिश है ए एक्स आई के प्लस में ए वाई जे के प्लस में ए जेड के, ठीक है। और कोई दूसरा सदिश जो है वो है बी एक्स आई के प्लस में बी वाई जे के प्लस में बी जेड के, ये ले लिया। और हमें ए क्रॉस बी का मान निकालना है, तो जो ए क्रॉस बी का मान है वो ए क्रॉस बी आप लोगों को क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट लेनी है। कैसे, दो डंडे लगा दिए दोनों ओर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर की ओर लिख दो केवल और केवल आई जे के, ठीक है। उसके बाद में जो पहला पद आ रहा है, पहला पद गुणा के अंदर, अब ये जरूर ध्यान में रखना कि ए क्रॉस बी आ रहा है या बी क्रॉस ए आ रहा है। अगर ए क्रॉस बी आ रहा है तो यहाँ पर पहले आई जे के गुणांक लिखने हैं ए के, और उसके बाद में किसके लिखने हैं, बी के। लेकिन बी क्रॉस ए आ रहा है तो पहले लिखने हैं यहाँ पर बी के गुणांक और उसके बाद में लिखने हैं ए के गुणांक। तो दिशा का बहुत फर्क पड़ता है यहाँ पर, वो चीज़ ध्यान में रखना। तो ए पहले आ रहा है तो ए के आई का गुणांक क्या है, तो ए में आई का गुणांक है ए एक्स, ए में जे का गुणांक क्या है ए वाई, ए में के का गुणांक क्या है ए जेड, ठीक है। बी में आई का गुणांक यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स, जे का गुणांक कितना बी वाई और के का गुणांक कितना बी जेड। ये बन गई अपने पास यहाँ पर डिटर्मिनेंट यानी सारणी। अब इसे सोल्व कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल सी बात होती है सोल्व करने की। देखो आपको क्या लेना है, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि यहाँ पर लिख लो आई कैप, ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। आई कैप जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको भूल जाओ। आई कैप जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको भूल जाओ, ठीक है। उसके बाद में चलो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर गुणा करते हुए ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई लिख दिया। माइनस क्रम से पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो माइनस जे केप लिख दिया। अब जे केप के अंदर क्या करना है कि जे केप जिस पंक्ति के अंदर आ रहा है, जिस स्तंभ के अंदर आ रहा है उसको भूल जाओ। तो पंक्ति तो यही है, स्तंभ अब की बार कौन सा बन गया, ये वाला स्तंभ ये बन गया। क्या लेके चलोगे आप लोग, ऊपर से नीचे माइनस में क्या करेंगे, नीचे से ऊपर। अब ऊपर से नीचे अगर हम लोग चलें माइनस जे करते हुए, तो माइनस जे करते हुए अगर हम लोग ऊपर से नीचे चलें तो देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, ऊपर से नीचे ए एक्स बी जेड माइनस में क्या आ जाएगा, बी एक्स ए जेड आ गया, प्लस में
के कैप। अब के कैप जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको भूल जाओ। तो के कैप जो है वो कौन से पंक्ति के अंदर आ रहा है, ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ। वापिस से वही ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स, और ये अपना सॉल्यूशन हो गया। अब डायरेक्ट इसको ध्यान में रखने की कोशिश मत करना, सारणिक को ध्यान में रखने की कोशिश करना। पहले क्या करना है, तीनों क्रम से चलेंगे आई जे के, ठीक है, प्लस माइनस प्लस चलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आई है तो आई का जो स्तंभ है और जो पंक्ति है उसे भूल जाओ, ठीक है। क्या बचा अपने पास, आई का पंक्ति और आई का स्तंभ मैं भूलूंगा तो केवल यही बचा आपके पास ए वाई बी जेड और बी वाई ए जेड। अब क्या करना है आपको, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे गुणा करना है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई, कर दिया। माइनस में जे कैप वाली पंक्ति और जे कैप वाले स्तंभ को भूल जाओ। क्या बच गया देखो, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड कर दिया। फिर वही के कैप के लिए, के कैप जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको भूल जाओ, बाकी को ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर करके आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये अपने पास 8वां पॉइंट था। अब देखिए कुछ और भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी दो सदिश राशि है उनकी समतलता की हम लोग जांच कर सकते हैं कि वो समतलीय है या नहीं है, या फिर कोई दो सदिश राशियों से बना हुआ अगर कोई क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें समतलीयता की परीक्षा करनी हो, कोई दो सदिश यदि समतलीय है, तो यानी अगर आपको पता करना हो कि ये दोनों सदिश जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो समतलीय है या नहीं है, तो इसका पता कैसे चलेगा। आपके पास मान लो दो सदिश है, ए बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस में ए जेड के, और दूसरा सदिश है बी बराबर बी एक्स आई के प्लस में बी वाई जे के प्लस में बी जेड के, और आपको ये कहना है कि ये दोनों सदिश यदि समतलीय हैं तो ये दोनों सदिश तभी समतलीय होंगे जब ए एक्स बटे में बी एक्स बराबर होंगे ए वाई बटे में बी वाई बराबर होगा ए जेड बटे में बी जेड बराबर होगा के कोई एक नियतांक होता है, कोई एक क्या होता है, नियत राशि होती है। जैसे ए एक्स बटे में बी एक्स का मान ज्ञात किया, वो आया 2, ठीक है। तो ए वाई अपॉन में बी वाई ज्ञात करेंगे तो उसका मान भी कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। ए जेड अपॉन में बी जेड का मान भी कितना आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तब तो ये दोनों सदिश समतलीय है, और अगर ऐसा नहीं है तो समतलीय नहीं है। तो समतलीयता की जो कंडीशन है वो भी हम इसके अंदर इस तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट देखो अपने पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जो सदिश गुणन से ही हमें मिलती हैं, ठीक है। सदिश गुणन से मिलने वाली राशियों की अगर हम लोग बात करें तो यदि बल व दूरी देकर बल आघूर्ण पूछे, तो बल व दूरी देकर अगर बलागुण पूछे तो टो जो होता है बलागुण, ठीक है। तो बलागुण बराबर होता है आर क्रॉस एफ। बलागुण बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ का मान हम लोग निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा अपने पास है, बलागुण हो जाएगा। अगर और हम लोग बात करें तो जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग L बराबर होता है R क्रॉस P,
कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है, R क्रॉस P। उसके बाद में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, V बराबर ओमेगा क्रॉस R, V बराबर ओमेगा क्रॉस R होता है। तो ये जो कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं, ये आएंगे तो आपके आगे, लेकिन अभी सदिश के अंदर ये यूज में होते हैं। एक और भी फॉर्मूला होता है M क्रॉस B का, टो इज इक्वल टू M क्रॉस B, वो भी मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। टो बराबर होता है M क्रॉस B। M जो है वो होता है द्विध्रुव आघूर्ण, B जो होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब कोई द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो वो एक बलाघूर्ण अनुभव करता है, उस बलाघूर्ण को हम सदिश रूप के अंदर दे सकते हैं M क्रॉस B के अंदर। तो ये 3-4 फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए अब त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं। ग्यारह नंबर जो है आपको बोल दे कि एक चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाओं A व B से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको दो सदिश राशि दे दी, बोल दी ये दोनों एक चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, तो उस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा A क्रॉस B। उस समांतर चतुर्भुज का या उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा A क्रॉस B। ये तो हो गया अपने पास एक बात। दूसरी, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, इसी का आधा हो जाए, इसी का आधा होने का मतलब है कि अगर भुजाओं A व B से निर्मित भुजाओं A व B से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल आधा, 1/2 A क्रॉस B, इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें घनाभ की, तो घनाभ जो है, मान लो 3 भुजाएं आपको दी हुई है, तो 3 भुजाएं जो हैं वो आपको दे रखी हैं A B व C। तो A B व C भुजाओं से बने घनाभ का आयतन, क्षेत्रफल नहीं, क्या है, आयतन। तो आयतन जो है वो हो जाएगा A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C। ये क्या हो जाएगा अपने पास, उस घनाभ का आयतन हो जाएगा। त्रिभुज बने, त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज बने, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आयतन हो घनाभ का तो A डॉट B क्रॉस C। इस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है आयतन पर, लेकिन इन दोनों के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। चलिए अब आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन जो है, एक न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करते हैं और उसके बाद में इसका समापन करते हैं। चलिए, आपको बोल दिया कि एक सदिश A बराबर है 3i प्लस में j। ठीक है। ये दूसरा सदिश B बराबर है i माइनस j प्लस में k। ठीक है। और पूछ रहा है कि A क्रॉस B कितना होगा।
और उसका परिमाण कितना होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी पूछ रहा है और ए क्रॉस बी का परिमाण पूछ रहा है कि परिमाण कितना होगा। कोई भी दो सदिश आपको दे दिए ए और बी, तो देखो कैसे निकालें हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा, हमने एक यहाँ पर ले ली सारणी। ठीक है, ऊपर ही ऊपर लिख दिया आई जे के, पहला पद आ रहा है ए, तो ए की बात करते हैं। ए में ए, पहला पद आ रहा है ए, तो ए की बात करते हैं। ए में आई का जो गुणांक है वो लिख दो पहले 3। ए में जे का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1, और कुछ ही नहीं है, पूरा का पूरा गायब है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 के, तो के का गुणांक कितना लिख दिया 0। बी के, तो बी में आई का गुणांक कितना है 1, जे का गुणांक कितना है -1, कितना है -1, के का गुणांक कितना है ए। चलिए हो गई अपने पास सारणिक बन गई। तो ए क्रॉस बी जो है इसके अंदर हम लोगों को कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले लिख लो आई कैप, लिख दिया आई कैप जिस पंक्ति के अंदर है और जिस स्तंभ के अंदर है उसको भूल जाओ, बाकी के जो बचे हुए हैं उसके अंदर ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो 1 को 1 से गुणा करूँगा तो 1, -1 को 0 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 0, माइनस का जे कैप जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको भूल जाओ, तो जे कैप इस पंक्ति में है और इस स्तंभ में है, भूल गए। अब देखो ऊपर से नीचे चलो, 3 गुणा 1 कितना बन गया 3, माइनस 1 गुणा 0 कितना बन गया 0, हो गया काम जे का। प्लस में के कैप जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में है उसको भूल जाओ, तो के कैप इस वाली पंक्ति में है इस वाले स्तंभ में है, भूल गए। ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो 3 गुणा -1 कितना बन गया -3, माइनस में कितना बनेगा 1, 1 गुणा 1 कितना हो गया 1 हो गया। देखो क्या बना अपने पास ए क्रॉस बी बराबर बन गया 1 आई कैप। ठीक है, यहाँ पर क्या बना माइनस का 3 जे कैप, और यहाँ पर -3 और 1 कितना हो गया -4, तो -4 के कैप। ये आ गया अपने पास ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी का हमें परिमाण भी चाहिए तो परिमाण कैसे निकालते हैं सदिश का, आई के गुणा वाले का स्क्वायर, तो आई के गुणा में 1 है 1 का स्क्वायर, प्लस में जे के गुणा वाले का स्क्वायर, जे के गुणा में -3 है उसका स्क्वायर, के गुणा वाले का स्क्वायर, के गुणा में -4 है उसका स्क्वायर, कितना आ गया √1 का स्क्वायर 1 + 9 प्लस में 16 और 9 25 और 1 26, कितना आ गया √26। तो ये परिमाण आ गया और ये आ गया अपने पास उसके लिए सदिश गुणन का मान। ठीक है, अब देखो अपने पास क्या होता है, एक क्वेश्चन और बोल दे, यदि ए क्रॉस बी का परिमाण ए डॉट बी के परिमाण के बराबर हो तो ए व बी के मध्य का कोण कितना होगा, कोण कितना होगा। तो ए क्रॉस बी का परिमाण और ए डॉट बी का परिमाण बराबर कर रहा है, तो ए क्रॉस बी का परिमाण बोल दो क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा, और ये परिमाण ना आता तो एन कैप आ जाता, लेकिन परिमाण आ गया तो एन कैप का मान कितना होता है 1, बराबर ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण साथ में क्या आ गया कोस थीटा, ए से चला गया ए, बी से चला गया बी, कोस थीटा को इधर ले आओ तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर कितना बन गया टेन थीटा बराबर इधर कुछ ही नहीं बचा 1 बच गया, तो थीटा का मान कितना आ गया 45 डिग्री। यही होता है क्या, टेन थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का मान कितना होता है 45 डिग्री होता है।
तो अगर ए क्रॉस बी का परिमाण और ए डॉट बी का परिमाण अगर इक्वल है तो ए व बी के मध्य कोण जो है वो कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी जो है या सदिश गुणन जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। लास्ट में जब डीपीपी हम लोग देंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम हम लोग खूब सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही, नेक्स्ट के अंदर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।